ओके, जो आज हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है कारो 2020। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020। ठीक है। ओके। अच्छा, कारो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है ना, जो तुम लोग का एक टॉपिक है ना कंपनी ऑडिट, उसका एक पार्ट है कारो। ठीक है ना, ये जनरली 5 to 10 मार्क्स, इसमें 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। नाउ, ये टॉपिक जो है ये बेसिकली इससे ना दो ही क्वेश्चन बनता है, या तो इसका एप्लीकेबिलिटी पूछ लेगा या तो पूछ लेता है मैटर्स टू बी रिपोर्टेड अंडर कारो। ठीक है ना। नाउ, हम लोग अंदर जाने से पहले, कारो 2020 पढ़ने से पहले पहले हम लोग को तो जानना होगा कि ये कारो होता क्या है, व्हाट इज कारो। ठीक है ना। ऑडिट रिपोर्ट में जैसे पीएल होता है, बैलेंस शीट होता है। ठीक है ना, वहाँ पे डिस्क्लोजर्स होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। ऑडिटर जब उसको रिपोर्ट को साइन करता है ना अलॉन्ग विद ऑडिट रिपोर्ट, जो हम लोग SS 700 पढ़े थे। ठीक है ना, SS 700 में, ठीक है ना, जो कंटेंट्स पढ़े थे कि ये सारे टाइप का कंटेंट्स होते हैं हम लोग का। ठीक है ना, उसमें उसके मतलब जो हम लोग का ऑडिट रिपोर्ट रहता है उसमें ना एक एनेक्जर्स अटैच करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कारो 2020। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो एनेक्जर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है ना, यहाँ पे ना बेसिकली टोटल टोटल 21 क्लॉजेज है, टोटल 21 क्लॉजेज है, 21। देखो, इसमें ना ऑडिटर लोग पूछता है कि ये सब तुमने कंप्लाई किया है कि नहीं। किससे पूछेगा? ये बेसिकली कंपनीज लोग से पूछेगा कि तुमने ये सारे क्लॉजेज को अब कंप्लाई किया है कि नहीं। ठीक है ना, ये 21 क्लॉजेज को ऑडिटर को फिल करके देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? कंपनीज को देना पड़ता है, और उसी में ऑडिट रिपोर्ट फिर साइन होता है, तो कंप्लीट सेट होता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली कारो का एप्लीकेबिलिटी और डिस्कस द मैटर्स टू बी रिपोर्ट अंडर कारो, यही बेसिकली क्वेश्चंस आता है। अच्छा, कारो होता क्या है? एक तरीके का समझ लो एनेक्सर्स है। ठीक है ना, इसमें 21 क्लॉजेज होता है, जिसके बारे में ऑडिटर पूछता है कंपनी से कि क्या आपने ये सारे सारे चीजों को कंप्लाई किया है कि नहीं। ठीक है। नाउ, एक एक चीज करके अब हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है एप्लीकेबिलिटी। ठीक है। नो, एप्लीकेबिलिटी। क्या कारो सब में एप्लीकेबल है? हर एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? तो देखो क्या बोलता है, कारो इज अप्लाइड टू एवरी कंपनी। ठीक है ना, कारो शैल बी एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। एक फॉरेन कंपनी के ऊपर भी कारो एप्लीकेबल है, डिफाइंड अंडर सेक्शन 242 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है ना। अच्छा, फॉरेन कंपनी के ऊपर क्यों एप्लीकेबल है? ऐसे सपोज टीसीएस का कोई एक पर्टिकुलरली, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, उसका एक कोई ब्रांच फॉरेन कंट्री में है, तो उसके ऊपर भी क्या कारो एप्लीकेबल होगा? यस, उसके ऊपर भी कारो एप्लीकेबल होगा। तो कारो क्या सब सारे कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो ऐसा ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि क्या कहाँ कहाँ कौन से कंपनीज के ऊपर कारो एप्लीकेबल करता है। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे कारो सबके ऊपर एप्लीकेबल था, हर एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल था, इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 242। अगर सेक्शन किसी को याद नहीं होता कोई मैटर नहीं है, सेक्शन याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बीकॉम में सेक्शन याद करने का कोई जरूरत नहीं होता है। ठीक है। लेकिन ये सारे पर्टिकुलर कंपनीज को छोड़ के, ये सारे पर्टिकुलर कंपनीज को छोड़, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। कौन से कंपनीज के ऊपर? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी। ठीक है ना, ये सारे कंपनीज के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग एक प्राइवेट कंपनी है जिसका हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये सारे के ऊपर क्यों नहीं एप्लीकेबल होता? देखो, कंपनीज एक्ट के ऊपर इसलिए, कंपनीज बेसिकली बैंकिंग कंपनी के ऊपर इसलिए नहीं होता है क्योंकि बैंकिंग एक्ट एप्लीकेबल होता है बैंकिंग कंपनी के ऊपर। वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्यों कारो एप्लीकेबल नहीं होता? क्योंकि उसमें इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है। और बाकी जो सेक्शन 8 कंपनी है बेसिकली, ये इसको क्या बोलते हैं? एनबीएफसी कंपनी हो गया। ठीक है ना, जिसको हम लोग नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली 1 पर्सन, छोटा कंपनी, स्मॉल कंपनी, ये सब के ऊपर क्या कारो का एप्लीकेबिलिटी डाल के करेगा क्या बेसिकली? ठीक है ना, उसमें क्या होता है ना, ऑडिटर का और भी बेकार का फालतू का झमेला बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो उसमें जरूरत नहीं है कारो का इसको अप्लाई करने का, इसलिए सब कंपनीज के ऊपर कारो का एप्लीकेबिलिटी नहीं मना कर दिया है। ठीक है, सिंपल है। बैंकिंग के ऊपर नहीं लगता है, इंश्योरेंस का नहीं लगता है, सेक्शन 8 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी। ठीक है। नाउ, इसको ध्यान से सब पढ़ना। प्राइवेट कंपनी, इसके ऊपर समटाइम ना केस स्टडी भी आ जाता है 5 मार्क्स का। बोल रहा है एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना, नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। इसका मतलब क्या है? इससे हमको ये समझ में आ गया कि पब्लिक कंपनी के ऊपर कारो का एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा। मतलब कंपनी अगर पब्लिक हो, और वॉट एवर में भी द कंडीशन, अगर पब्लिक कंपनी है उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ, पब्लिक कंपनी का अगर होल्डिंग कंपनी है, पब्लिक कंपनी का कोई होल्डिंग है या तो सब्सिडरी है, और ये दोनों क्या है? प्राइवेट कंपनी है, तो क्या ऊपर क्या कारो एप्लीकेबल हो जाएगा? यस।
अगर कोई भी पब्लिक कंपनी का होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है और वो एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा कारो। ठीक है, फिर से बोलता है एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है ना, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है। बोलता है एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर कारो अप्लाई नहीं करेगा। कब? इसका एक कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल कर गया तब प्राइवेट कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस मिला के 1 करोड़ है, ठीक है ना, अप टू 1 करोड़ है, ठीक है, नॉट मोर देन 1 करोड़ का मतलब 1 करोड़। अच्छा, उसका जो टोटल बोरोइंग है वो अप टू 1 करोड़ है, ठीक है, टोटल बोरोइंग डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, ठीक है। या तो उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो अप टू 10 करोड़ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये अगर कंडीशंस फुलफिल हो गया तब इसके ऊपर इस प्राइवेट कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी का पेड अप कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ के ऊपर चला गया या तो टोटल बोरोइंग 1 करोड़ के ऊपर चला गया ना, इसमें एक वर्ड देखो, total borrowing from any bank or financial institution at any point of time during the financial year, इसका मतलब क्या है, आराम से समझना। at any point of time during the financial year का सिंपल सा मतलब है कि अगर से सपोज स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल में उसका बोरोइंग था 50 लाख रुपीज, ठीक है, उसके बाद जून में जाके उसने और बोरोइंग किया कितना, 50 लाख का, फिर जाके अगस्त में उसने 20 लाख का फिर से जो लोन था वो चुका दिया, ठीक है, और दिसंबर में आके उसने फिर से 10 लाख का लोन ले लिया, ठीक है। तो ठीक है, और लास्ट में मार्च में भी 10 लाख का लोन हो गया। तो अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर 1 करोड़ एक्सीड कर जाता है, चाहे अब तुम चुका के किया हो या फिर कैसे भी हो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बोल रहा है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो उस केस में कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर से हम बोल दे रहे हैं, अगर उसका जो टोटल बोरोइंग है अगर फिनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक में कभी भी 1 करोड़ एक्सीड कर जाता है तब उसको कारो उसका ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्राइवेट कंपनी अगर 1 करोड़ तक नहीं गया है, अप टू 1 करोड़ है, तो उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। वैसे ही अगर टोटल रेवेन्यू है अप टू 10 करोड़ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे पब्लिक कंपनी के ऊपर। पब्लिक कंपनी उसका अगर होल्डिंग कंपनी है या तो सब्सिडरी है, पहला बात तो यह मान लो पब्लिक कंपनी के ऊपर कारो अप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका कोई होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडरी है जो एक प्राइवेट कंपनी है उसके ऊपर भी कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं है इसमें। तो किस किस के ऊपर कारो अप्लाई करेगा, सारे कंपनी के ऊपर इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट द फॉलोइंग, एक बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी। वो प्राइवेट कंपनी इसका पेड अप कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ के अंदर है, टोटल बोरोइंग 1 करोड़ के अंदर है और टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ के अंदर है, तब उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एक पब्लिक कंपनी के ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है, यस। एक प्राइवेट कंपनी, अच्छा बताओ, सोचो, एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल रिजर्व सरप्लस 2 करोड़ है, सोच के बताओ तो क्या उसका ऊपर कारो एप्लीकेबल होगा, यस। एक प्राइवेट कंपनी जिसका टोटल बोरोइंग 50 लाख से क्या कारो एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। एक पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल एंड शेयर कैपिटल, पेड अप एंड शेयर कैपिटल 20 लाख रुपीज है, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 20 लाख है, क्या कारो एप्लीकेबल होगा, सोच के बताना। सिंस एक पब्लिक कंपनी है और एक भले उसके ऊपर एक क्राइटेरिया नहीं देखेंगे, पब्लिक कंपनी है, कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। एम आई क्लियर, कोई डाउट है, नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना कभी कभी ना इसमें पूछ लेता है कि हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कि जो 21 क्लॉजेस हम लोग बोले थे ना कि 21 क्लॉजेस के ऊपर रिपोर्टिंग करना पड़ता है बेसिकली, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन आ जाता है या तो कोई 5 मार्क्स का आ जाएगा कि कोई भी एक मैटर के ऊपर पूछ देगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बताओ, ठीक है ना। तो हम लोग को इसी में से ना थोड़ा सा समझ के हम जो भी बोलने जा रहे हैं ना उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ना अंदर का चीज़ ना याद करना पॉसिबल नहीं है। हम हमेशा ऑडिट का एक चीज़ बताया है, हमेशा हेडिंग्स को पढ़ेंगे, उसको हम जैसे जैसे पढ़ाए हैं, जिस तरीके से हम पढ़ाए हैं उसको याद करने का कोशिश करेंगे और वैसे ही हम लोग लिखेंगे। रटने का ज़रूरत नहीं है ऑडिट में, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स को और समझना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे हम लोग आराम से कंपनी अपना प्रेजेंट कर देंगे अपना आंसर शीट में, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आता है, या तो क्वेश्चन आ जाएगा डिस्कस द मैटर्स टू बी रिपोर्टेड अंडर कारो 2020,
कोई भी अगर आ जाएगा 5 मार्क्स का आ जाएगा तो कोई भी तुम 5 पॉइंट इसमें से कोई भी 5 पॉइंट लिख देना चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा अंदर का लिख लेना चल जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी ना ऐसा भी पूछ देता है कि बेसिकली कि सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बताओ कि कारों में क्या बोला, क्या क्या ऑडिटर को पूछना पड़ेगा कंपनी से रिगार्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसके लिए हम लोग अभी पढ़ेंगे कि क्या अंदर से अंदर का बेसिकली पूछते हैं या क्या हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? चलो, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है ना, सबसे पहला ऑडिटर पूछेगा क्या तुमने जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया था, क्या तुमने जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया था उसका एडिक्वेट रिकॉर्ड तुमने रखा है कि नहीं। ठीक है ना, एडिक्वेट रिकॉर्ड मतलब सही से ढंग से उसको रिकॉर्ड किया है कि नहीं। अगर तुमने कोई फिजिकल वेरिफिकेशन किया था और उसमें कोई प्रॉब्लम दिखा तो तुमने क्या जो डिस्क्रिपेंसीज जो प्रॉब्लम मतलब जैसे सपोज फिजिकल काउंट करने गया था 10 एसेट और तुमको दिखा है 9 एसेट, तो क्या जो एक डिस्क्रिपेंसीज मिला है तुमने उसको नोट डाउन किया है कि नहीं। अगर डिस्क्रिपेंसीज मिला है तो उसको तुमने नोट डाउन किया है कि नहीं। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया। टाइटल डीड्स के बारे में बोलता है, टाइटल डीड्स का मतलब क्या हो गया, जो एसेट तुमने परचेज किया था वो क्या कंपनी के नाम पे ही था ना, ऐसा तो नहीं किसी और के नाम पे है और वो डाल दिया, तो क्या वो जो टाइटल डीड्स है वो कंपनी के नाम पे है ना। ठीक है, फिर आता है रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बारे में रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रिवैल्यूएशन के बारे में क्या बोलता है कि अगर एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से तुमने क्या क्या रिवैल्यू करवाया है, क्या एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से क्या तुमने प्रॉपर्टी अपना अपना जो एसेट है उसको रिवैल्यू करवाया है क्या, और अगर कोई अमाउंट में चेंजेस है और जो चेंजेस 10% या उसके ऊपर है तो क्या उसमें तुमने रिपोर्ट किया है कि नहीं। ठीक है, ये पॉइंट हम फिर से बता दे रहे हैं। से सपोज रिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, ठीक है ना, बढ़ गया या घट जाना, रिवैल्यू होना किसी भी रीजन से। ठीक है ना, एक तरीके से समझ लो अगर डिप्रिशिएशन जब होता है हम लोग का कोई भी एसेट का तो क्या होता है, वैल्यू घट जाता है। वैसे ही ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ना रिवैल्यूएशन होता है। ठीक है ना, तो अगर वो 10% या उससे ज्यादा का रिवैल्यूएशन होता है ना तो हम लोग को ना कारों में उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या रिवैल्यूएशन जो हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, क्या तुमने एक रजिस्टर्ड वैल्यू से वैल्यू करवाया है और क्या वो जस्ट 10% नेट वैल्यू पे। ठीक है ना, नेट वैल्यू मतलब क्या हो गया, डिप्रिशिएशन के बाद वाला जो वैल्यू होता है, ग्रॉस वैल्यू पे नहीं। जो 10% से ऊपर अगर हुआ है, 10% या उससे ऊपर का अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है तो क्या तुमने कारों में रिपोर्ट किया है कि नहीं। ठीक है, और क्या कंपनी कोई बेनामी प्रॉपर्टी तो होल्ड नहीं कर रहा, होल्डिंग यानी बेनामी प्रॉपर्टी। ऐसा तो नहीं है कि कोई जो प्रॉपर्टी उसका नहीं है और फिर भी होल्डिंग में दिखा रहा है, बैलेंस शीट में उसको दिखा रहा है एज एन एसेट, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इन केस अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बताओ अंडर कारो। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि अच्छा ये पैरा 3 सब क्लॉज 1 क्या है, बेसिकली कारो जो है वो पैरा 3 में आया है। ठीक है ना, इसलिए उसका सब क्लॉज 1 सब क्लॉज देखना हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे 3 2 वैसे ही करके ना आगे अभी पढ़ेंगे वैसे ही करके, ऐसे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली ही वो पारा नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला आता है एडुकेट रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि नहीं। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है तो फिजिकल वेरिफिकेशन में हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिपेंसीज अगर अराइज हुआ है तो डिस्क्रिपेंसीज को नोट डाउन किया है कि नहीं, टाइटल डीड्स है कि नहीं उसके नाम पे है कि नहीं, रिवैल्यूएशन अगर हुआ है तो रिवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से हुआ है कि नहीं, और अगर कोई चेंज हुआ है तो उसको नोट डाउन किया है कि नहीं। ठीक है ना, और कोई अगर ऐसा तो नहीं कोई कोई बेसिकली कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कंपनी। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वेंट्रीज। ठीक है ना, बेसिकली इन्वेंट्रीज में क्या बोलता है, पहला अगर कोई फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है इन्वेंट्रीज का, ठीक है ना, एट कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड any discrepancies arises during the verification have been properly dealt with। ठीक है ना, मतलब से सपोज जब तुमने इन्वेंट्री काउंट, हम लोग याद है हम लोग कितने बारी बोले थे, हम अपना लाइव एग्जांपल भी दिए थे कि हम जब ऑडिट करने जाते थे तो हम लोग को फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे कैसे डिस्क्रिपेंसीज मिलता था, फिर उसको हम लोग बताते थे कि हाँ हम लोग को से सपोज अगर हम लोग को 10 काउंट है और लेकिन हम लोग को दिख रहा है 10 है, लेकिन हम लोग को हम काउंट करने का टाइम 8 ही दिखा, जो जो दो डिस्क्रिपेंसीज अराइज हुआ है ये हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है ना, तो यही बोल रहा है कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था इन्वेंट्रीज का वो रेगुलर इंटरवल्स में हुआ था कि नहीं, और कोई अगर डिस्क्रिपेंसीज अराइज हुआ है वेरिफिकेशन के टाइम में तो प्रॉपर्ली डेल्ट किया गया है कि नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर वेदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, वेदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द कंपनी हैज सैंक्शन वर्किंग कैपिटल इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 करोड़। ठीक है ना,
अगर से सपोज वर्किंग मतलब इन्वेंट्रीज क्या किया, इन्वेंट्रीज को गिरवी रख के क्या होता है ना, बेसिकली लोन लेने के लिए ना कभी कभी वर्किंग कैपिटल को मीट आउट करने के लिए ना कंपनीज लोन लेते हैं। तो क्या कंपनी ने कोई वर्किंग कैपिटल का लोन लिया है इन एक्सेस ऑफ ₹5 करोड़, और जो क्वार्टरली और स्टेटमेंट जो फर्निश्ड किया है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ एग्री करता है क्या? ठीक है ना, इसको हम फिर से बता दे रहे हैं इस पॉइंट को। अगर किसी भी पॉइंट के टाइम पे मतलब ड्यूरिंग द ईयर कभी भी कंपनी ने क्या, द कंपनी हैज सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ ₹5 करोड़, क्या कंपनी ने कभी वर्किंग कैपिटल का सैंक्शन किया है कितना, 5 करोड़ से ऊपर, और वो जो सैंक्शन हुआ है वो उसका क्वार्टरली स्टेटमेंट और रिटर्न्स मैच कर रहा है ना विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तब अगर जाके अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज अराइज होता है तो उसको कारों में इसको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हम लोग का था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा था इन्वेंट्रीज। ठीक है, अगर आएगा जो आएगा ना उसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे, और जो नहीं आता है उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गारंटीज, सिक्योरिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है ना, अगर इससे आ गया तो क्या बोलेंगे, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है उसको उसको प्रॉपर्ली सही से ढंग से रिकॉर्ड किया है कि नहीं, गारंटी दिया है तो गारंटी जो दिया है वो ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे ही दे दिया, पेपर में प्रॉपर होना चाहिए कि अगर अगर बाई चांस किसी का गारंटी दिया तो उसको प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली उसका कुछ सिक्योरिटी रखा हो। ठीक है ना, सिक्योरिटीज अगर 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 दिया तो उसको सही ढंग से वैल्यू किया हो। ठीक है ना, लोन्स एंड एडवांसेस दिया तो उसका जो मोर्गेज लिया हो वो प्रॉपर लिया हो। ठीक है ना, हम लोग को ऐसे करके ना लिखना पड़ेगा अपने से। ठीक है, हर हर चीज का ना अंदर का हम लोग नहीं लिख सकते या याद कर सकते, थोड़ा थोड़ा सुन के, जैसे जैसे हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे उसको सुन सुन के ही तुम लोग को कैप्चर करके ही अपने अपने फॉर्म में अपना आंसर प्रेजेंट करना पड़ेगा, रटने का कोई जरूरत नहीं है ऑडिट में। ठीक है, फिर आता है हम लोग का कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड 186। ठीक है ना, इसी का ये वाला एक कहीं का सब डिवीजन है कि अगर तुमने कोई लोन, इन्वेस्टमेंट गारंटी या सिक्योरिटी दिया है तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 हैव बीन कंप्लाइड विद इफ नॉट प्रोवाइडेड डिटेल्स देयरऑफ। मतलब क्या है, से सपोज सबसे सपोज तुमने कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिया तो क्या उसको तुमने एसेट्स दिखाया है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुमने लाइबिलिटीज दिखा दिया उसको। ठीक है ना, और सेक्शन 185 186 कंपनीज एक्ट का सेक्शन है, उतना तुम लोग को जरूरत नहीं है, तो वो सेक्शन का तुम लोग कंप्लाई किया है कि नहीं, और अगर तुमने नहीं किया तो उसको कारों में रिपोर्ट करो। ठीक है, सिंपल सा है चीज है। फिर आता है पब्लिक डिपॉजिट, क्या तुमने कोई पब्लिक डिपॉजिट लिया है, अगर लिया है तो आरबीआई का डायरेक्टिव्स फॉलो किया है कि नहीं एज पर सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है ना, अगर बेसिकली क्या होता है ना, जब भी एक पब्लिक डिपॉजिट्स अगर लिया जाता है ना तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत सारे कंप्लाइंस आ जाते हैं। तो कभी भी अगर पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं ना वहाँ पे आरबीआई का डायरेक्टिव्स आना पड़ता है। तो अगर तुमने कोई पब्लिक डिपॉजिट लिया है, ठीक है ना, तो उसमें क्या आरबीआई का डायरेक्टिव्स फॉलो किया है कि नहीं एज पर सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सिर्फ 5 पढ़े, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक इन्वेंट्रीज, एक इन्वेस्टमेंट्स गारंटीज, एक प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 इन्वेंट्रीज, एंड उसके बाद आता है पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हम लोग का कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या बोल रहा है, सबसे पहला, अगर बेसिकली अगर तुम्हारे ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है तो क्या तुमने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है कि नहीं एज पर सेक्शन 148। अगर तुमको गवर्नमेंट बोला था कि तुम्हारे ऊपर कॉस्ट ऑडिट होगा तो तुमने क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है कि नहीं एज पर सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट, एंड whether such accounts and records have been made and maintained, properly made and maintained, मतलब तुमने अगर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाया है तो सही ढंग से बनाया है कि नहीं एज पर सेक्शन 148, और उसको मेंटेन किया है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी रिड्यूस। स्टैट्यूटरी रिड्यूस का मतलब से सपोज तुम्हारा जीएसटी का कोई पेमेंट बचा हुआ है, जीएसटी का कोई पेमेंट बचा हुआ है, या तो इम्पोर्ट ड्यूटी का तुम्हारा, हम लोग चैप्टर जीएसटी में पढ़े थे ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पोर्ट टैक्स अगर इम्पोर्ट ड्यूटी अगर कुछ बचा हुआ है, जीएसटी बचा हुआ है, तो क्या अगर अनडिस्प्यूटेड है मतलब उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है तो तुमने टाइमली डिपॉजिट करवाया है कि नहीं करवाया, और अगर कोई डिस्प्यूट है उसमें कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो कौन से कितना अमाउंट का डिस्प्यूट चल रहा है और कौन से फोरम में डिस्प्यूट चल रहा है वो बता दो कारों में। ठीक है ना, अगर स्टैट्यूटरी ड्यूज में, स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे लाइक जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कोई भी, और अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है तो उसमें क्या तुमने टाइमली डिपॉजिट करवाया है कि नहीं, और अगर डिस्प्यूटेड है तो कितना अमाउंट का डिस्प्यूट है और कौन सा फोरम, फोरम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फोरम मॉल नहीं हो गया जो फोरम मॉल है हम लोग का, वो नहीं, फोरम का बेसिकली मतलब हो गया कौन से बेसिकली ट्रिब्यूनल में, कौन से ट्रिब्यूनल में, कौन से
कहाँ पे, किस फोरम में जाके, वो कौन से ट्रिब्यूनल में जाके वो पेंडिंग है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर्ट, ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट, कौन सा कोर्ट में, वो कौन से कोर्ट में वो बेसिकली पेंडिंग है, वो उसके बारे में हमको बताओ कितना अमाउंट उसका पेंडिंग है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई अनरिकॉर्डेड इनकम तो नहीं है तुमने जो जिसको रिकॉर्ड नहीं किया, वेदर एनी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम ड्यूरिंग द टैक्स असेसमेंट एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961, मतलब कोई ऐसा तो इनकम नहीं है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है जिसको तुमने रिकॉर्ड तो नहीं किया है, ठीक है ना, वो अगर है तो हमको बताओ उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, मतलब क्या, अगर से सपोज तुमने, तुम्हारा कोई लोन था, ठीक है ना, तो क्या, या तुमने लोन लिया था या तो दिया था, तो उसका कोई डिफॉल्ट हुआ है क्या रीपेमेंट में, ठीक है ना, कितने कितने पीरियड तक का लोन था और कितना अमाउंट का डिफॉल्ट हुआ है हमको बताओ, मतलब बेसिकली कारो में उसको रिपोर्ट करो। कंपनी को कहीं तो डिक्लेयर नहीं किया गया विलफुल डिफॉल्टर, मतलब से सपोज यहाँ पे ना कंपनी ने लोन लिया था कोई, ठीक है ना, तो क्या रीपेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है क्या कोई, क्योंकि ना क्या होता है ना, जब भी अगर हम लोग को ना डिफॉल्ट, अगर हम लोग कोई भी से तुम लोग जब भी अगर क्रेडिट कार्ड लिया है, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड अगर आगे इन फ्यूचर लेगा, अगर किसी के पास हो या नहीं हो, अगर होता है ना, तो अगर तुम्हारा कोई ईएमआई तुमने तुमने डिफॉल्ट कर दिया, या तुमने से सपोज शॉपिंग किया 20,000 का और तुमको पेमेंट करना पड़ता है, अगर तुमने उसका नहीं किया ना, तो उसका ना फिर सिविल, तुम्हारा सिविल स्कोर में ना उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना, तो वैसे ही कंपनीज भी अगर पेमेंट नहीं करेगा ना, तो उसका ना कहीं वो चीज़ इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाके। तो क्या तुमने कोई रीपेमेंट में डिफॉल्ट तो नहीं किया है, और अगर किया है तो कितने पीरियड तक और कौन कितना अमाउंट तक का डिफॉल्ट है वो हमको बताओ। अच्छा, कहीं कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर तो घोषित नहीं कर दिया गया। अच्छा, टर्म लोन जो अप्लाई तुमने किया था वो उसी पर्पस के लिए तो यूज हो रहा है ना जिस पर्पस के लिए तुमने लोन लिया था, ऐसा तो नहीं है तुमने वर्किंग कैपिटल के लिए लिया था और अपना पर्सनल खर्चा के लिए उसको यूज कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल के लिए लिया है तो वर्किंग कैपिटल के लिए ही यूज होना चाहिए वो। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट टर्म लोन्स को तुमने लॉन्ग टर्म लोन के हिसाब से दिखा रहा है और तुम उसको हिसाब से यूज कर रहा है, शॉर्ट टर्म लोन को शॉर्ट टर्म लोन के हिसाब से दिखाओ और लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म को, ऐसा तो नहीं शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिखा रहा हो तुम उसको यूज कर रहा है, ठीक है। तो रीपेमेंट ऑफ ड्यूज में अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उसमें तुमको कारों में रिपोर्ट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है फेवरेट पॉइंट तुम लोग का, आईपीओ, एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू, जो अगर अगर कोई मनी रेज किया गया है पब्लिक इशू के थ्रू या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू, अगर कोई पब्लिक रेज किया है, तो जिस अमाउंट के लिए वो बेसिकली, अगर पब्लिक इशू आया मतलब, जब भी पब्लिक इशू आता है किससे आता है, या तो इनिशियल पब्लिक ऑफर दैट इज आईपीओ से, या तो एफपीओ से आता है फर्दर पब्लिक ऑफर। तो अगर आईपीओ लेके आया है कंपनी, तो क्या वो उसी पर्पस, जितना अमाउंट उसको मिला, तो वो क्या उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, सपोज अगर वर्किंग कैपिटल के लिए उसको चाहिए था वो आईपीओ का पैसा, तो क्या वो उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो वेदर मनी रेज्ड बाय इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ के थ्रू ले रहा है या एफपीओ के थ्रू अगर ले रहा है ड्यूरिंग द वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दोज वर रेज्ड, इफ नॉट the details together with delays on default and subsequent rectification if any has been applicable as to reported, उसको क्या करना होगा, हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी अगर पब्लिक इशू या एफपीओ लेके आया है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लेके आया है, तो जो उस पर्पस के लिए लेके आया वो उस पर्पस के लिए उसको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फ्रॉड, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है ना, ये फेवरेट पॉइंट है सीईओ का, हमेशा कभी ना कभी घुमा घुमा कर दे देता है। अगर वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी ऑन एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, यहाँ पे ना ऑन और होगा, हाँ और ठीक है ना, ऑन नहीं होगा और होगा, अगर कंपनी ने फ्रॉड किया या कंपनी के ऊपर जो फ्रॉड हुआ है हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस द नोटिस ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व टू बी इंडिकेटेड, सिंपल सा बात है, या कंपनी के ऊपर फ्रॉड हुआ है या तो कंपनी ने फ्रॉड किया है, तो कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है और अगर वो नोटिस में आया है तो उसका अमाउंट हमको बताओ कितना है, कारों में उसका रिपोर्टिंग होगा। अच्छा, जब तुमने रिपोर्ट कर दिया, मतलब तुमको फ्रॉड दिख गया, तो वो जो रिपोर्ट है ना वो हम लोग को एडीटी 4 में किसको बताना पड़ता है, whether any report under section 143 subsection 12 of companies act has been filed by the auditor in इन एडीटी 4, इन एडीटी 4 में हम लोग को फाइल करना पड़ता है, ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, अगर रिपोर्ट से सपोज फ्रॉड ने कंपनी ने डिटेक्ट किया कि हम मेरे को मेरा हमको लग रहा है इसमें फ्रॉड है, कंपनी ने बता दिया या ऑडिटर ने फ्रॉड को डिटेक्ट किया, ठीक है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है, एडीटी 4 में जाके कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, और ये किसको देगा, ये गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है एडीटी 4, ठीक है ना।
अच्छा लास्ट क्या बोलता है, वेदर द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं, कंपनी का ही कोई बंदा हो गया, से सपोज ना, से सपोज विसल ब्लोअर्स ना बेसिकली एक समझ लो ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसको हम लोग बताएं कि तुम लोग इस कंपनी का विसल ब्लोअर्स है, मतलब क्या, वो सारे का ग्रीवांसेस रिजॉल्व करेगा। कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है, से सपोज आज हमको मेरा मैनेजर से कोई प्रॉब्लम होगा, हम किसी कंपनी में काम करते हैं और मेरा मैनेजर से किसी प्रॉब्लम हो गया ना, अब क्या होगा ना, उस बट अगर से सपोज मेरा मैनेजर से मेरे को प्रॉब्लम हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली तो मैनेजर को बोल नहीं सकते, तो कंपनी क्या करता है, एक कमिटी सेटअप कर लेता है एज अ विसल ब्लोअर। कंपनी क्या करेगा, एक कमिटी सेटअप कर लेगा एज अ विसल ब्लोअर, और वो कंपनी जाके ना, वो बेसिकली जितने भी पर्सन है जिसको प्रॉब्लम है, वो उस विसल ब्लोअर को उस जाके वो विसल ब्लोअर को बोलेगा, और वो विसल ब्लोअर इसको सॉल्व करता है। तो अगर किसी विसल ब्लोअर से कोई कंप्लेंट वगैरह आया है, रिसीव्ड एनी कंप्लेंट्स, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या ऑडिटर उसको कंसिडर किया है कि नहीं, तो उसको भी कारों में रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रॉड का बेसिकली तीन पैरा है हम लोग को, जिसको हम लोग को रखना और इम्पोर्टेंट है। अगर कोई फ्रॉड कंपनी ने किया है या तो कंपनी के थ्रू हुआ है फ्रॉड, अगर वो नोटिस में आया है तो वो क्या नोटिस में आया है, तो वो अमाउंट हम लोग को बताओ कितना अमाउंट का तुम फ्रॉड किया है। अगर फ्रॉड हुआ है तो कंपनी को क्या, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, एडीटी 4 में जाकर उसको सबमिट करना पड़ता है कि भाई ये फ्रॉड हुआ है, और गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, ठीक है। अगर विसल ब्लोअर ने कोई कंप्लेन बताया है, तो अगर कोई रिसीव्ड किया है कंप्लेन, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर, तो उस कंपनी ऑडिटर को उसको जाकर उसको बताना पड़ता है, ठीक है ना, कारों में रिपोर्ट करना पड़ता है कि विसल ब्लोअर से कंप्लेंट आया है और ये ऐसा ऐसा कंप्लेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ से, उसके बाद ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम छोटा छोटा चीज़ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। निधि कंपनी, निधि कंपनी अगर से सपोज तुम एक निधि कंपनी है, तो अगर तुमने कुछ डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट के लिए, तो तुम उसका कारों में रिपोर्ट करो, ठीक है ना। अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तुमने किया है, तो क्या सेक्शन 777 188 का तुमने कंप्लाइंस किया है कि नहीं किया है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इंटरनल ऑडिट को लेके, इंटरनल ऑडिट सिस्टम को लेके, क्या तुम्हारा इंटरनल ऑडिट सिस्टम या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट तुमने कंसिडर किया है, ठीक है ना। मतलब इंटरनल ऑडिट सिस्टम का मतलब क्या हो गया, मतलब क्या, अगर से सपोज तुम्हारा इंटरनल ऑडिट सिस्टम क्या तगड़ा है, या तुमने अगर इंटरनल ऑडिटर, जब तुम्हारा इंटरनल ऑडिटर हुआ था, तो क्या तुमने इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट को कंसिडर किया था वाइल फॉर्मिंग एन ऑडिट। समझ में आ रहा है। इंटरनल ऑडिट सिस्टम को लेके क्या कारों में रिपोर्टिंग है कि क्या तुम्हारा इंटरनल ऑडिट सिस्टम सही है कि नहीं है, ठीक है ना, उसके बारे में कारों को रिपोर्ट करना होगा। और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में क्या बोलता है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है कि इंटरनल ऑडिटर का क्या रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिटर का क्या रिपोर्ट तुमने कंसिडर किया था वाइल वाइल डूइंग द ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट क्या तुमने कंसिडर किया था वाइल डूइंग द ऑडिट, ठीक है। लास्ट आता है, उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। ये सब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबीआई का साथ तुम्हारा अगर कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसको भी कारों में रिपोर्ट करना होगा। कोई कैश लॉस हुआ है तुमको तो उसको कारों में रिपोर्ट करना होगा। कंसिडरेशन ऑफ इशू रेज्ड बाय आउटगोइंग ऑडिटर, अगर कुछ ऐसा इशूज रेज किया है ऑडिटर ने, आउटगोइंग ऑडिटर में से कोई ऑडिटर रिजिग्नेशन दिया है, वो अगर कोई ऑडिटर ने कोई अगर कंसिडरेशन हुआ तो उसको अगर क्या तुमने रेज किया है कि नहीं, ठीक है ना। मटेरियल अनसर्टेनिटीज एज टू कंपनी एबिलिटी टू इट्स लाइबिलिटी, क्या मतलब कोई ऐसा मटेरियल अनसर्टेनिटी है अबाउट द एबिलिटी टू मीट इट्स लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, देखो कि अगर से सपोज कोई कंपनी का लाइबिलिटी 100 करोड़ का मीट करने का, तो क्या कंपनी के पास वो एबिलिटी है इसको पे ऑफ करने का, ठीक है ना। वही बोल रहा है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी लाइबिलिटी पे ऑफ ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है। फिर है, क्या कंपनी ने कोई अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट है जो अभी तक स्पेंड नहीं किया, सपोज उसको सीएसआर, हम याद है हम लोग सीएसआर के बारे में टॉपिक पढ़ते, किस कंपनी उसको, बड़े बड़े कंपनीज को सीएसआर करना पड़ता है। तो क्या ऐसा अमाउंट से सपोज 10 करोड़ का सीएसआर करना है टीसी को, तो क्या वो इस कुछ ऐसा अनस्पेंड रह गया अभी तक वो नहीं किया, तो उसको भी कारों में उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। और लास्ट है, कोई एडवर्स रिमार्क्स कारों में रिपोर्ट है, उसको एडवर्स क्वालिफिकेशन आया, एडवर्स रिमार्क्स आया है, तो उसको भी कारों में उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। याद है हम लोग क्वालिफिकेशन पढ़े थे, क्वालिफिकेशन अब कभी भी आता है तो क्या अच्छा होता है कि खराब होता है, खराब होता है। तो वो जो क्वालिफिकेशन आया या एडवर्स आया, एडवर्स रिपोर्ट जो क्वालिफिकेशन है, वो भी कारों में उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही 21 क्लॉजेज है जिसमें ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि ये सारा जितना भी चीज़ है इसको कंप्लाई किया है कि नहीं किया है कंपनीज ने, ठीक है। टोटल 21 क्लॉजेज है। तो यही हम लोग का कारो है, 5 to 10 मार्क्स का आता है। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। एकदम आराम आराम से चीज़ों को पढ़ाए हैं। सबसे पहला क्लॉज क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट, फिर इन्वेंट्रीज, फिर इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद आता है सेक्शन 185 या 186 के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है पब्लिक डिपॉजिट, फिर कॉस्ट रिकॉर्ड, फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज, अनरिकॉर्डेड इनकम, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज,
उसके बाद आता है पब्लिक रेज्ड आईपीओ एंड एफपीओ के बारे में, फिर फ्रॉड एंड निधि कंपनीज, एंड लास्ट में फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का कारो 2020 खत्म होता है। ठीक है।